हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2025। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया है कि विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स? कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है? दैट मीन्स AIF। नाउ AIF क्या है कि ये वो टाइप के फंड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल फंड का पार्ट नहीं रहते। राइट, फॉर एग्जांपल इसके अंदर बॉन्ड्स और स्टॉक्स नहीं आएंगे, इसके अंदर आएंगे हेज फंड्स आएगा, इसके अंदर वेंचर कैपिटल आएगा, इसके अलावा इसमें और तरीके के फंड आ जाएंगे लाइक प्राइवेट इक्विटी फंड्स है एक्सेट्रा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है कि इसका एक सेबी रेगुलेशंस है 2012, उसके अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को रेगुलेट किया जाता है। ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा अलग रहते हैं। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 2 and 4, दैट इज ओनली 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें से कौन कौन सा सोर्स रहता है? तो पहला ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। की गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचना और खरीदने से आरबीआई की इनकम आती है फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक से। राइट, सो दैट इज राइट। सेकेंड है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी से भी आरबीआई की इनकम आती है। कि जब भी आरबीआई को एक विंडो दिखता है जहां पे आरबीआई फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर को सेल कर सकता है या परचेज कर सकता है, तो अगर वो परचेज करके सेल करता है तो वो एक तरीके की ट्रेडिंग करता है। राइट, तो ये भी उसके इनकम का पार्ट आ जाता है। थर्ड है पेंशन फंड मैनेजमेंट। कि वो फंड इस तरीके से मैनेज नहीं करता है, पेंशन के फंड मैनेज नहीं करता है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। आरबीआई प्राइवेट कंपनी के साथ लेंड करता ही नहीं है, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के साथ करता है। फिफ्थ है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी। अब सब सोचते हैं कि पैसा छापने पे तो पैसा लगता होगा, बट एक इमेजिन करते सिचुएशन, जस्ट एन एग्जांपल, कि एक 500 रुपीज का नोट अगर हम छाप रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे दो वैल्यू है। एक तो है उसकी फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू क्या है ₹500, और दूसरा आ जाता है उसका कॉस्ट। सो लेट्स से उसका कॉस्ट आ गया ₹50। तो जो 50 रुपए के कॉस्ट से 500 रुपए की फेस वैल्यू बन रही है, तो जो इसका डिफरेंस आता है उसको क्या है, ₹450 का डिफरेंस है। राइट, एंड उसका एक इकोनॉमिकल टर्म है दैट इज सिग्न्योरेज। दैट इज सिग्न्योरेज के नाम से उसको कहा जाता है कि ये एक आरबीआई है जो पैसा कमाता है। तो उसका करेक्ट आंसर आ गया 1, 2 and 5। सो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, ये मैंडेट किया गया है बाय सेबी, यानी कि ये आरबीआई से तो मैंडेट नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। अब सेबी ने इसको मैंडेट किया गया है अंडर द ESG compliance, that is environment, society and governance compliance के लिए इसको रखा गया है। अब ये compliance के अंदर जो मेजर कमिटमेंट्स रहते हैं वो नॉन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स रहते हैं, यानी कि वो कंपनी बताती है कि उनका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उनकी एनवायरमेंटल प्रैक्टिस क्या है, उनका गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या है और एक्सेट्रा, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। दैट इज राइट, कि ये नॉन फाइनेंशियल नेचर पे फोकस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 2, दैट इज B2 ओनली। नेक्स्ट है consider the following statement. Statement 1, in India income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. Now अगर हम रिकॉल करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट है 2016, उसमें बताया गया है कि ओनली प्योर एग्रीकल्चरल इनकम, की जो प्योर एग्रीकल्चर इनकम है सिर्फ वही एग्जेम्प्ट की जाती है। अब यहां पे क्या बोला है कि एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सो जो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है
दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि दो तरीके की एग्रीकल्चरल लैंड होती है, कि जो एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि अर्बन एरिया में है और एक एग्रीकल्चर लैंड है कि जो कि रूरल एरिया में है। और हमें पता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स, की कैपिटल गेन टैक्स है कि मेरे पास जो ज़मीन है उसकी वैल्यू जब मैंने खरीदी थी तो लेट्स से 1 लाख रुपए थी, अब 10 साल बाद मैं उसको बेच रहा हूं तो वो 25 लाख रुपए हो गई है, तो ये जो गेन हुआ है मेरे को, दैट इज द कैपिटल गेन। अब इस पर मेरे को टैक्स पे करना पड़ता है, बट ये एग्रीकल्चर लैंड पे अगर देखा जाए तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे लागू नहीं होता है, राइट। यानी कि यहां बोला गया कि इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज करेक्ट। तो यहां पे ये चीज बोली गई है कि जो सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसी को ही कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आ गया, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी। Next, consider the following statement. Statement 1, as regards returns from investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. अब एक कंपनी जो लेट्स से मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी है, अब वो कंपनी को पैसा उठाना है, राइट, तो वो दो तरीके से उठाता है, वो या तो बोरो करेगा या फिर वो शेयर्स इश्यू करता है। जब वो बोरो करता है तो वो बॉन्ड्स इश्यू करता है, यानी कि मैं एज एन इंडिविजुअल ये कंपनी को पैसा दे रहा हूं तो वो बदले में मेरे को क्या देगा, वो बदले में मेरे को बॉन्ड दे देगा, तो मैं क्या कंसीडर किया जाऊंगा, उसका बॉन्ड होल्डर। ठीक है, अब फिर कैसा होता है कि बॉन्ड होल्डर से पैसा बोरो किया, यानी कि ये लेंड किया गया पैसा है, ठीक है, बदले में इसको बॉन्ड होल्डर्स को वापस पैसा देना पड़ता है। सिमिलरली आ जाता है जब एक कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो वहां पे स्टॉक्स परचेज किया जाता है। अब जो स्टॉक्स परचेज करता है उसको कहा जाता है स्टॉक होल्डर। ठीक है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड होल्डर्स है उनका एक अलग रोल होता है, स्टॉक होल्डर्स का एक अलग रोल होता है। जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको कंसीडर किया जाता है एज अ लेंडर्स, यानी कि ये पैसा दे रहे हैं, और जो स्टॉक होल्डर्स है उनको कंसीडर किया जाता है एज दी ओनर्स। बट जब प्रायोरिटाइज करना जाता है, जब एक प्रायोरिटी दी जाती है इन दोनों में से, तो वो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी जाती है बॉन्ड होल्डर को, फिर दी जाती है स्टॉक होल्डर को। ठीक है, तो अगर उसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क एज कंपेयर टू स्टॉक होल्डर, दैट इज राइट, क्योंकि प्रायोरिटी बॉन्ड होल्डर्स को दी जाती है। स्टॉक होल्डर्स को ऐसा है कि पैसा डूब गया यानी डूब गया, अब इनको कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने पैसा लगाया डूब गया, बट इन्होंने पैसा लेंड किया था। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स बोरोवर्स, दैट इज ऑल्सो राइट, कि बॉन्ड होल्डर्स को लेंडर्स कहा जाता है और उनको ओनर कहा जाता है। स्टेटमेंट 3 है फॉर रिपेमेंट पर्पस, यानी कि जब वापस पैसा दिया जाता है तो बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी, दैट इज ऑल्सो राइट। राइट, तो यहां पे हमें क्या देखना है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है और ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम ऑप्शन पढ़ते तो हम कह सकते हैं that both statement 2 and 3 are correct, yes, and both of them explain statement 1, that is right, ये दोनों ही statement 1 को explain कर रहे हैं। whereas कोई में कैसा हुआ कि कोई आंसर की में यूपीएससी के आंसर की में ऑप्शन बी बताया गया है कि both statement 1 and 2 are correct and statement 1 explains statement 2। इसमें सिर्फ क्या बोला है कि statement 1 statement 2 को explain कर रहा है, बट हो क्या रहा है कि दोनों ही statement 1 को explain कर रहे हैं। तो आज आ गया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next, consider the following statements. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. अब ये यूजुअली क्या हुआ कि इंडिया में जो ये एक्चुअली ये जो डेटा है, दिस डेटा इज फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसने बोला है कि इंडिया में जो इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर बूम आया है। ठीक है, ये इतना बूम आया है कि हमने हांगकांग को भी ओवरटेक कर लिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्यों ओवरटेक कर लिया? क्योंकि हमारा डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ऐसा है कि हमारा पेमेंट बैंक सेटअप हो गए,
जिसके थ्रू हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं। तो जो छोटा मोटा पैसा हमें ऑनलाइन मिल जा रहा है बाय पेमेंट बैंक से, तो उसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमने बूम कर लिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड है देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी बॉडी नहीं है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज सेबी, राइट। तो करेक्ट आंसर आ गया 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ अ गवर्नमेंट। अब रिसीट्स हम देखते हैं कि दो तरीके की रिसीट्स होती है। जैसे हमने समझा है कि एक आ जाती है रेवेन्यू रिसीप्ट और एक आ जाता है कैपिटल रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट में चीजें आ सकती है वो हम कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है हमारा टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम। और कैपिटल का मतलब आ जाता है द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, कि कोई भी एसेट का क्रिएशन अगर हो रहा है या उसका रिडक्शन हो रहा है या फिर हम कह रहे हैं लायबिलिटी आ रही है, सो दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ सकती है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर मैं देखूं कि कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है, तो ये एक आ गया रिकवरी ऑफ लोन्स, कि मैंने किसी को लोन दिया गया था वो वापस आ गया है। सेकंड है कि मैंने कहीं से बोरो कर लिया है तो भी पैसा आ गया, ये मेरी लायबिलिटी हो गई, ये मेरा एसेट हो गया। फिर थर्ड कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों मेरे बोरोइंग मेरी लायबिलिटी हो गई और ये मेरा एसेट हो गया। यानी कि कैपिटल रिसीट में दोनों ही चीज आ जाती है, एसेट भी आ जाएगा और लायबिलिटी भी आ जाएगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स, दैट इज राइट, ये दोनों ही कैपिटल रिसीट्स है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन इज अवर एसेट, इट इज नॉट लायबिलिटी। और यहां पे बोला गया है कि जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है, वो हमारे लायबिलिटी, वो लायबिलिटी नहीं, वो हमारी एसेट है। तो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रुपीज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज रुपीज 60,000 करोड़। यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है इज मोर देन इनकम। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 80,000 करोड़ हो गया और हमारी इनकम कितनी हो गई? 60,000 करोड़ हो गई। तो यहां पे क्या डिफरेंस बचा? द डिफरेंस ऑफ रुपीज 20,000 करोड़। अब ये 20,000 करोड़ हमारा क्या हो गया? दिस इज आवर फिस्कल डेफिसिट, कि ये हमारा एक फिस्कल डेफिसिट हो गया है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 6,000 करोड़, कि हमारा बोरोइंग 10,000 करोड़ है और इंटरेस्ट पेमेंट इज 6,000 करोड़। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट जो हमने देखा दैट इज अराउंड 20,000 करोड़, यस, एंड देन फिस्कल डेफिसिट हमने देखा रुपीज 10,000 करोड़ और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 4,000 करोड़। ये स्टेटमेंट में दिया गया है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन देखते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाता है? एक मिनट, सॉरी, ये जो है दिस इज नॉट फिस्कल डेफिसिट, दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स बोला गया है। ठीक है, ये है बोरोइंग, बोरोइंग ये हो गया, तो दिस इज फिस्कल डेफिसिट, राइट। सो हमारा फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़ है, दैट इज राइट। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ है, दैट इज ऑल्सो राइट। और जो प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन है दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट है अराउंड 10,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट है हमारा अराउंड 6,000 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया अराउंड 4,000 करोड़। सो the primary deficit is 4,000 crore, that is also correct. So correct answer आ गया 1, 2 and 3, option D is the correct answer. इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी पे ही है। जैसे अगर हम वापस इसको देखते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब यहां बोला गया है कि एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली बता दिया गया है कि ये 50,000 करोड़ है,
राइट तो यानी मैं कह सकता हूं 50,000 करोड़. It is receiving rupees 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. अब यहाँ पे एक चीज समझना कि ये डेफिसिट है और ये रिसीट्स है. अब डेफिसिट कब आता है? डेफिसिट में आता है व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम. राइट नाउ इनकम इज रिसीव्ड, सो दैट मीन्स कि ये डेफिसिट में ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. ठीक है, तो हमें ये फिगर पे ध्यान ही नहीं देना है. फिर सेकंड बोला कि कंट्रीज इंटरेस्ट लायबिलिटीज आर रुपीज 1500 करोड़. तो यहां पे प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, यहां डायरेक्ट पूछा गया. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या देखा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट है हमारा 1500 करोड़. तो ये आ गया हमारा 48,500 करोड़. तो आ गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay. Next question is consider the following statements in the respect of International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD. अब IBRD हमें पता है it works under the World Bank में, और इसका काम क्या है कि जो एट प्रेजेंट जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको लोन देना ताकि वो पॉवर्टी या हंगर से बाहर आ सके. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, दैट इज राइट. Second, it works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. That is no, it does not work single-handedly. ये World Bank के साथ काम करता है. It was established to help Europe rebuild after the World War II. That is right कि rebuild करने के लिए, यूरोप को rebuild करने के लिए बनाया गया था. So 1 and 3. So that is option C is the correct answer. Okay. So this is it from today's video, जहाँ पे हमने इकोनॉमी की PYQ सीरीज 2025 तक कंप्लीट करी, फ्रॉम 2013 से 2025 तक. राइट, आई होप आप सभी को ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लगा होगा. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. थैंक यू.